हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी हिस्ट्री के बारे में। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास आईएएस पर स्वागत करता हूं। तो हम बात करेंगे आज हिस्ट्री की। हमारा हिस्ट्री का आज पहला लेक्चर होगा। तो हम बात करते हैं कि अपनी हिस्ट्री के अंदर किस तरह से हम बात करेंगे, कैसे कैसे हमें इसको पढ़ना है, किस तरह से इसको पोर्शन होगा और क्या क्या चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री, इतिहास होता क्या है। तो इतिहास हर एक वो चीज, वो घटना जो घटित हो चुकी अभी तक, सभी इतिहास कहलाएगी। लेकिन हम पढ़ेंगे किसको? एक वो अध्ययन, घटित घटनाओं का विवरण, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। मतलब इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अब अतीत में घटित घटनाएं तो सभी होती है। अब जैसे कल मैं मान के चलूं कि कल मेरे साथ कोई घटना घटित हो गई, मैं रोड से जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो वो भी घटना घटित हो गई, लेकिन वो इतिहास नहीं होगा। इतिहास होता क्या है? इतिहास होता वो है जो हमारे समाज, हमारे साथ वाले जो साथ में लोग रह रहे हैं, उसके ऊपर प्रभाव डालता है, उसे इतिहास कहते हैं। अब जैसे मैं मान के चलूं कि 298 बीसी ये एक डेट है। अब इस डेट में काफी घटनाएं हुई होगी, लेकिन ये 298 बीसी जो इतिहास में दर्ज है, वो इतिहास में दर्ज है चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसकी सरवनबेलगोला में, कर्नाटक में हमारा पड़ता है। जब हम आगे मगध पढ़ेंगे तो हम वहां पे पढ़ेंगे इस चीज को डीपली। तो 298 बीसी में जो चंद्रगुप्त था, उसकी मृत्यु हुई थी। अब उसी दिन मृत्यु किसी सैनिक की भी हुई होगी, ऐसा तो नहीं है कि कोई और मरा नहीं होगा, लेकिन उस सैनिक की मृत्यु को दर्ज ना करके एक राजा की मृत्यु को दर्ज किया गया इतिहास में। क्योंकि इतिहास के अंदर उसी चीज को दर्ज किया जाता है जो हमारे समाज, हमारे आसपास के रहने वाले लोगों के ऊपर प्रभाव डालता हो। तो इस चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु ने पूरे मगध साम्राज्य के ऊपर प्रभाव डाला, तो इसलिए इस तिथि को यहाँ पर इतिहास में दर्ज किया गया। तो हम बात करते हैं अपने इतिहास के बारे में कि इतिहास चलता कैसे है। इतिहास शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था, वो किया था हेरोडोटस ने। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, एक इसकी पुस्तक है हिस्टोरिका, हिस्टोरिका के अंदर सबसे पहले हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द को डिफाइन किया था। और हिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए हेरोडोटस को क्या कहा गया? इतिहास का जनक या इतिहास का पिता। ये नाम आपको कहीं भी किसी भी जगह सुनने को मिल जाएगा। तो इतिहास का पिता कहा गया हमारा हेरोडोटस को। अब इतिहास को पढ़ने के लिए तीन कैटेगरी में, एक बहुत लंबा समय काल है हमारा इतिहास, तो इतिहास को पढ़ने के लिए इतिहासकारों ने उसे तीन काल में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वो काल होगा जिस कालखंड में मनुष्य के द्वारा कोई भी लिखित चीज या कोई भी मौखिक चीज प्राप्त नहीं हुई। इसके अंदर इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। यानी कि वो समय काल जब मानव सिर्फ क्या करता था? शिकार करता था या फिर गुफाओं में रहता था। उसे किसी भी तरह से किसी लिपि होता है एक क्रमबद्ध, लिपि का मतलब होता है यहाँ पे लिपि होता है क्रमबद्ध लेखन, यानी कि किसी भी भाषा को एक क्रमबद्ध लेखन में लिखने की कला को लिपि कहते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं, ये भाषा इस वे में लिखी हुई है, तो ये वे जो लिखने की कला है, इसे ही लिपि कहते हैं। तो किसी भी लिपि से और किसी भी लेखन कला से परिचित नहीं था। उससे अगला काल आता है हमारा आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और प्राग ऐतिहासिक काल के बीच के काल को क्या कहा गया? आदि ऐतिहासिक काल। आदि का मतलब बीच का काल, यानी कि प्रोटो हिस्टोरी पीरियड। इस काल में, अब आदि ऐतिहासिक काल था तो कुछ कैटेगरी इसकी आएगी इसके अंदर और कुछ कैटेगरी इसकी आएगी। तो आदि ऐतिहासिक काल में क्या होगा? परिचित तो हुआ लिपि से। इस काल में जो मनुष्य था वो लिपि से परिचित तो हो पाया, लेकिन उस लिपि को आज तक समझ में नहीं आई कि वो कौन सी लिपि थी, किस तरह से लिखी हुई थी। जैसे हम मान के चलते हैं हड़प्पा सभ्यता, यहां पे बहुत अच्छा उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो हमें चित्रित धूसर मर्दभांड के ऊपर उसकी कलाकारी
तो देखने को मिल जाती है कुछ किसी भी तरह से उसके ऊपर एक ऐसे साइन आपने देखे भी होंगे कुछ इस तरह से। तो ये जो लिपि है ये हमारी समझ में नहीं आ पाई कि उसने लिखा है या कोई साइन है क्या है, लेकिन इसको इतिहासकारों ने एक लिपि कहा और इस लिपि का नाम दिया उसने भावचित्रात्मक। इस लिपि का नाम दिया गया भावचित्रात्मक, यानी कि वो लिपि जो सिर्फ भाव को दर्शाती हो, चित्रित के द्वारा भाव को दर्शाने वाली लिपि को क्या कहा गया, भावचित्रात्मक लिपि। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो थी भावचित्रात्मक लिपि। उस लिपि को परिचित तो थे उस टाइम के लोग, लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी, आज तक भी उसे कोई पढ़ नहीं सका, उसे कोई डिकोड नहीं कर पाया। अब उससे अगला काल आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो कालखंड होगा जिसके अंदर मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वह पढ़ी भी जा सकती है। जैसे अगर हम आज की बात करें तो हम ये भाषा है हमारी हिंदी, और हिंदी भाषा को लिखने की जो लिपि होती है देवनागरी। तो आज के टाइम में हमारे पास एक लिपि भी है, उस लिपि के अंदर एक भाषा भी है हिंदी, और उस भाषा को हम पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो उस काल को क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल। तो तीन तरह से हमने इसको डिवाइड कर लिया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इस काल के अंदर हम रखेंगे पाषाण काल। अब पाषाण काल भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टाइम पीरियड है मानव के अंदर। जब मानव रहा पाषाण काल में, पाषाण काल वो काल होगा जिसके अंदर मानव जंगलों के अंदर रहता था, भ्रमण क्रिया में रहता था। भ्रमण क्रिया का मतलब होता है कि वो शिकार करता था, शिकार को संग्रह करके किसी तरह से गुफा में जहां भी उसे आश्रय मिल गया वहां पे जाकर उसने रख दिया। उसे कहीं भी रहने की कोई स्थान नहीं था कि निश्चित कि मानव यहीं पे ही रहेगा, कोई निश्चित नहीं था कि वो मानव यहीं पे रहेगा। वो कभी इस गुफा में चला गया, आज उसे खाना यहाँ नहीं मिला, किसी और जगह पे मिल गया तो वहां पे चला गया। आप लोग डिस्कवरी चैनल देखते होंगे, देखते हो डिस्कवरी चैनल? तो डिस्कवरी चैनल में तुमने देखा होगा आज के टाइम में कि जानवर शेर है, शेर अधिकतर वैसे शेर शिकार नहीं करता, ये एक मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं, क्योंकि शेर हमेशा शिकार किया हुआ खाता है, शेर नहीं शिकार करती है, शेर खाता है। तो शेर है, अगर वो शिकार करेगा तो शिकार करने के बाद वो कभी भी उसी स्थान पर नहीं रहेगा, वो अपना स्थान चेंज करके दूसरे स्थान पर चले जाएगा। उनका एक पूरा ऐसे एक इलाका होगा, आज उसने इस इलाके में शिकार कर लिया, आज इस इलाके में कर लिया, आज इस इलाके में कर लिया, आज इस इलाके में। उसकी कोई निवास पद्धति नहीं है कि निवास स्थान नहीं है कि वो बिल्कुल यहीं पे रह रहा है एक्यूरेट, आज वो यहाँ पे है, कल वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, कहीं भी हो सकता है। तो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता है इंसान पहले ऐसे ही। ठीक उसी तरह से उसके बाद धीरे धीरे जब उसके अंदर सभ्यता आनी शुरू हुई, और सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक हमारे देश की सभ्यता है वो है हड़प्पा सभ्यता। वो कौन सी सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमारे मोस्ट ऑफ द साइट मिली है, लगभग 1400 प्लस साइट अभी तक खोजी जा चुकी है। ये एक आंकड़ा है, एक्यूरेट नहीं है, सिर्फ ये एक आंकड़ा है। इससे कई ज्यादा साइट खोजी जा चुकी है, जिसमें से 900 प्लस साइट हमारे भारत के अंदर है। जो भारत का इलाका है उत्तर पश्चिमी इलाका, यानी कि गुजरात से लेकर हमारा जम्मू कश्मीर का जो इलाका होगा पूरा, इस साइड का जो जितना भी पूरा इलाका होगा हमारे देश के अंदर, हमारे देश के अगर आप मैप को देखोगे तो इस उत्तर पश्चिमी की साइड जितनी भी साइटें हमारी मिली है वो ज्यादातर हमारे भारत में मिली है, 900 प्लस के आसपास। और इसमें से 400 समथिंग 400 प्लस के आसपास हमारी मिली है पाकिस्तान के अंदर, और 2 साइट हमारी मिली थी अफगानिस्तान के अंदर। तो अफगानिस्तान से भी 2 साइट हमें मिल चुकी है। अब आगे बात करते हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल में हम रखेंगे हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता। इसके दोनों नाम क्यों पड़े, कैसे पड़े, वो सब हम बात करेंगे जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा गया, इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया। अब ये सिंधु सभ्यता से पहले इसका क्या नाम हुआ करता था, इसके 2 नाम चेंज हो चुके हैं। पहले एक सिंधु सभ्यता से पहले इसे गंगा सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। तो उस समय से जब जो भी चीजें आएगी वो हम देखेंगे जब ये टॉपिक हम पढ़ेंगे।
उसके बाद हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल में हम किस चीज को रखेंगे। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब प्राचीन भारत में जब से वैदिक काल शुरू होगा, वैदिक काल या आर्यन युग, हम कहते हैं इसको आर्यन युग। हड़प्पा सभ्यता के बाद एक सभ्यता और आएगी आर्यन युग के नाम से जिसको जाना गया। जब वो आर्यन युग से लेकर और अभी तक का जितना भी इतिहास हमारा कवर होगा वो सब ऐतिहासिक काल में जाएगा, क्योंकि उस समय जब आर्यन लोग भारत आए थे मध्य एशिया से, आर्यन लोग मध्य एशिया से, वैसे तो काफी इतिहासकारों का अलग अलग मत है कि आर्यन लोग, कोई कहता है कि नॉर्वे से आए थे, कोई कहता है कि तिब्बत से आए थे, लेकिन एक जो मेन हमारा फैक्ट है वो है मध्य एशिया। क्योंकि इसका भी एक फैक्ट है, हमारे देश में 4 देवताओं के नाम मिलते हैं, अरुण, पुलसत्य, वरुण। तो इन्हीं देवताओं के नाम हमें मध्य एशिया में एक स्तंभ मिलता है, उस स्तंभ के अंदर भी यही चीज मिलती है हमें लिखी हुई। तो इसलिए ये कहा गया कि हमारे जो मध्य एशिया का कॉन्टैक्ट जुड़ा वो कहां से जुड़ा, भारत से जुड़ा। तो इसलिए मेन फैक्ट हमारा माना जाता है कि मध्य एशिया से ही आर्यन लोग भारत आए थे। तो आर्यन लोग जब भारत आए थे उनकी भाषा थी संस्कृत, और संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा थी शुद्ध रूप से लिखी भी जाती थी, पढ़ी जाती थी, समझी जाती थी। तो उस समय से भारत के अंदर एक भाषा का प्रचलन शुरू हो गया था। तो इसलिए हमने उसको कहां पे रखना शुरू कर दिया, ऐतिहासिक काल के अंदर रखना शुरू कर दिया। तो ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत से लेकर और अभी तक 2024 के अंदर तक जितना भी इतिहास हम पढ़ेंगे वो सब ऐतिहासिक काल में आएगा। हम बात करते हैं अब पाषाण काल। पाषाण काल के अंदर अब ये भी अपने आप में एक बहुत ही लंबा पीरियड काल है। पाषाण काल ये लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 25 लाख ईसा पूर्व से ये हमारा लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक का काल होता है, जिसके अंदर पूरा पाषाण काल को हम रखते हैं। अगर मैं पूरे पाषाण काल की बात करूं तो इसके अंदर और हम 5 साल और ऐड कर देंगे तो लगभग 4 से 5,000 ईसा पूर्व तक काल, यानी कि जब तक सिंधु सभ्यता हमारी शुरू नहीं होगी तब तक का काल पूरा पाषाण काल के अंदर हम पढ़ेंगे। पाषाण काल को, इतने लंबे समय को हम पढ़ने के लिए हमने फिर से उसको 3 काल में डिवाइड कर दिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और सबसे लंबा जो काल है इसमें वो है पूरा पाषाण काल, जो लगभग 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक का है। अब इसमें पूरा पाषाण काल के अंदर फिर हम 3 काल में हम इसको पढ़ेंगे। वैसे ये टॉपिक हम इसको ऊपर से देखेंगे फिलहाल, क्योंकि ये यूकेएसआई के हिसाब से ये टॉपिक उसने से डिलीट कर दिया, लेकिन एक बेस स्किल बनाने के लिए हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि बेस बनेगा तभी हम आगे पढ़ पाएंगे। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होगी जो यहाँ पे होगी, आग का आविष्कार कैसे हुआ, उस समय की क्या धारणा रही होगी, तो हम वो सब देख के चलेंगे। तो पूरा पाषाण काल को भी हम 3 काल में डिवाइड करते हैं। निम्न पुरा पाषाण काल, फिर आएगा मध्य पुरा पाषाण काल, फिर आएगा उच्च पुरा पाषाण काल। तो इस काल को भी हम डिवाइड करके चलते हैं 3 भाग में। और सब इसलिए ये क्वेश्चन यहां से बहुत नॉर्मली आ जाता है कि मानव ने सबसे लंबा समय इनमें से किन काल में बिताया। वो ऑप्शन दे देगा, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल, या इनमें से कोई नहीं, या हड़प्पा सभ्यता। तो मानव ने सबसे लंबा अपना समय काल कहां पे बिताया, पूरा पाषाण काल के अंदर बिताया, क्योंकि लगभग उसने 25 लाख से लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक का जो जितना भी समय काल था हमारा, वो पूरा पाषाण काल के अंदर उसने बिताया। उस समय जो मानव था वो घुमक्कड़ जीवन बिताता था। अब जब सर्दी थी तो उस समय क्या करता था मानव, जो शिकार करता था। अब तो हम मिसाइल पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। मिसाइल पद्धति जब हमारी आएगी तो मध्य पाषाण काल के बीच में आएगी। मिसाइल पद्धति क्या होती है कि मिसाइल जो हम छोड़ते हैं वो एक जगह से हमने मिसाइल छोड़ी, यहाँ पे टारगेट हुआ, यहाँ पे कोई ये टारगेट है, तो मिसाइल हम यहाँ से छोड़ेंगे, ये इसको यहाँ से जाके इसको अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देगी। ये कहलाती है मिसाइल पद्धति। ठीक उसी तरह से, यानी कि हम क्या करते थे, इंसान पहले अगर ये कोई जानवर है, जानवर भागा जा रहा है, तो इंसान पत्थर दूर से फेंक के नहीं मारता था, पहले इसके पीछे भागता था, इसके करीब जाता था, तब इसके सिर पर वार करता था, तब उसका शिकार करता था। तो इंसान को पहले इतनी नॉलेज नहीं थी कि किस तरह से शिकार करना है, किस तरह से नहीं करना है। धीरे धीरे इंसान का माइंड विकसित हुआ, उसको धीरे धीरे समझ में आया कि मैं कैसे कैसे शिकार कर सकता हूँ। उस समय शिकार करने के लिए सबसे पहले एक पत्थर का इस्तेमाल होता था, जो जल प्रवाह के कारण पत्थर कटीले बन जाते हैं। पानी हमेशा किसी पत्थर को क्या कर देता है, कटीला कर देता है। तो एक पत्थर, उस पत्थर का नाम दिया गया पैबुल।
जो जल प्रवाह के कारण क्या हो जाता था, थोड़ा मोटा शेप में आ जाता था। तो जो जिस पत्थर का इस्तेमाल सबसे पहले इंसान ने किया शिकार करने के लिए, उस पत्थर का क्या नाम दिया गया, पैगुल। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इंसान के द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम पत्थर क्या है, पैगुल। यह क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो इस पैगुल की जो शेप होती थी वो किसी भी तरह से हो जाती थी, कुछ इस तरह से, कोई ऐसा हो गया। तो इन पत्थरों को उठाकर मानव जानवरों के पीछे भागता था, शिकार करता था, तब उन्हें अपने गुफा में लाकर खाता था, कच्चा खाता था। उस समय मानव, आग का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक। अब धीरे धीरे मानव विकसित हुआ, तो उस समय की अवधारणा सोचो कि क्या रही होगी, आग का आविष्कार कैसे हुआ होगा। तो आग का आविष्कार हम पढ़ते हैं कि पत्थर से जब पत्थर मिलता है, टकराता है, तो चिंगारियां उत्पन्न होती है। तो उन चिंगारों से ही आग का आविष्कार हुआ था। अब वो हुआ कैसे होगा, हो सकता है कि किसी और तरीके से हुआ हो, लेकिन एक अवधारणा जो हम सोचते हैं कि ऐसे हुआ होगा। जब इंसान ने धीरे धीरे विकसित हुआ, तो इंसान ने क्या किया कि पत्थर को फेंकना शुरू कर दिया, पत्थर को फेंकना शुरू किया। अब जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह पत्थर फेंकेगा, तो ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा टारगेट पे ही जाके लगेगा, चाहे कितने भी हो। आप खुद ट्राई करना, अगर आपको किसी एक जगह पत्थर फेंक के मारना है, तो ऐसा नहीं है कि वो 100% जाके लगना ही लगना है, वो इधर उधर भी होगा। तो ठीक ऐसे ही जब इंसान पत्थर फेंक के मारता था किसी जानवर को, तो पत्थर क्या हो जाता था, थोड़ा टारगेट से दूर हो जाता था। तो पत्थर से जब पत्थर पे जाके ही लगता था, वो दूसरी जगह कहां पे जाके लगा, पत्थर पे जाके लगा। अब जब पत्थर से पत्थर पे जाके लगेगा, तो वहां पे क्या होगा, चिंगारियां उत्पन्न होगी। अब चिंगारी उत्पन्न हुई तो क्या होगा, वहां पे आग लग गई। क्या हुई, आग। इस तरह से इंसान के थ्रू आग का आविष्कार हुआ, गलती से हुआ होगा। एक अवधारणा है ये, हो सकता है कि कुछ और रही हो, क्योंकि यहां पे आग का आविष्कार होने का कारण यही है कि जब पत्थर सबसे पहले जो इस्तेमाल किया करता था, मानव क्या करता था, पत्थर। पूरे काल में हम पाषाण ही पढ़ेंगे। पाषाण का एक अर्थ होता है पत्थर, पाषाण का मतलब पत्थर होता है, तो पूरा पाषाण ही पढ़ते हैं हम। तो इसमें हमने एक अवधारणा बनाई कि जब इंसान शिकार करता होगा, पत्थर फेंक के मारता होगा, तो पत्थर इंसान जानवरों के ना लग के किसी और पत्थर से टकराया होगा, तब आग का आविष्कार हुआ होगा। अब जब आग का आविष्कार हुआ, अब आग जलने से क्या हुई, गर्मी उत्पन्न हुई, है ना। गर्मी उत्पन्न होने के बाद क्या हुआ, अब आग जलेगी, गर्मी उत्पन्न होगी, तो इंसान को जब ठंड लगी, तो उसने देखा कि ये आग मुझे क्या दे रही है, उष्मा, हीट दे रही है, गर्मी दे रही है। तो उसने क्या किया, जब वो शिकार करके लाता था सर्दियों में, अपना आग जलाई। उसे ये नहीं पता था कि मुझे मांस पका के भी खाना है, तो उसने आग जलाई, आग के पास अपने हीट के पास बैठ के कच्चा ही मांस खाता था वो। तो उस मांस को खाते वक्त क्या हुआ, एक दिन एक टुकड़ा मांस का उसे छुटकर कहां गिर गया, आग में। तब आग में गिरा तो उसका टेस्ट क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। अब जब वो कच्चा खा रहा था, फिर उसने उसमें आग से उठा के खाया, उसे क्या लगा, टेस्ट चेंज लगा। तो उस टेस्ट को चेंज करने के बाद जब उसे लगा कि यार ये तो स्वादिष्ट हो गया, और तब उसने मांस को पका के खाना शुरू किया होगा, धीरे धीरे ऐसे। तो उसने अलग अलग अवधारणाओं के साथ इंसान ने हर चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब यहां पर मध्य पाषाण काल के अंदर क्या हो जाता है कि इंसान धीरे धीरे खेती करना शुरू कर देता है, धीरे धीरे। अब नव पाषाण काल में आकर वो पूरी तरह से खेती पर निर्भर कर लेता है, अपने आप को एक तरह से स्थायी पद्धति पर अपना लेता है कि मुझे यहीं पे रहना है। उसने सफाई की, खेती की। अब खेती करने से दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन तो बनता है कि उसने सबसे पहले किस फसल का उपयोग किया होगा, है ना, किसका, चावल का। और हम एक जगह पढ़ते हैं गेहूं, गेहूं भी पढ़ते हैं, जौ भी पढ़ते हैं, है ना। सबसे पहले प्रयोग की गई फसल गेहूं और जौ, है ना। तो यहां से अगर कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी, अगर वो क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले प्रयुक्त की गई अनाज, अगर वो अनाज पूछे कि इंसान ने अपने लिए प्रयुक्त किस चीज को किया, चावल को, लेकिन फसल किस चीज की उसने उगाई सबसे पहले, गेहूं और जौ की। फसल उगाना और प्रयोग करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो प्रयुक्त किया उसने अनाज, अगर उसने अनाज की बात करेगा वो क्वेश्चन के अंदर, तो अनाज आएगा चावल। लेकिन अगर वो बात करेगा फसल की, तो फसल के अंदर उसने सबसे पहले गेहूं और जौ, ये दो फसल इंपॉर्टेंट होती है ना। क्योंकि इस टाइम क्या है कि इन दो फसल का उसे ज्ञान हो गया था, गेहूं और जौ का। हड़प्पा सभ्यता आते आते ये फसल दो की जगह कितनी हो जाएगी,
अगर कभी पढ़ा हो, हड़प्पा सभ्यता पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो हड़प्पा सभ्यता में ये 2 फसल 9 में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को 9 फसलों का ज्ञान था, वो अपने यहाँ कई कई तरह की फसल उगाते थे। ठीक है, तो नवपाषाण काल में क्या हुआ, उसने खेती शुरू कर दी। अब जब खेती करेगा तो वजन भी उठाना पड़ेगा। अब जब वजन उठाएगा तो कंधे पे ही वजन उठा के चलता था, इधर से उधर जाना, उधर घर से खेत में जाना, घर से खेत में आना। ठीक है, तो क्या काम किया, अब उसके दिमाग में और ज्यादा विकसित हुई। नेचर हमेशा कठिनाई लाती है इंसान के आगे, है ना, और कठिनाइयों से ही पार होकर इंसान क्या करता है, अपने आप को डेवलप करता है, चेंजेस लाता है। अब जब एक कठिनाई और आई उसके आगे, क्या कठिनाई आई कि यार मुझे लोड उठा के बार बार घर से जाना पड़ता है कमर पे। अब उसके दिमाग और विकसित हुआ, तो उसने क्या किया, लकड़ी को गोलाई में काटा और किसका आविष्कार कर दिया, पहिए का। तो नवपाषाण काल हम पढ़ते हैं ना कि पहिए का आविष्कार हुआ होगा, तो पहिए का आविष्कार इस अवधारणा के साथ हुआ होगा कि जब उसे खेती करने की जरूरत हुई, उसे लोड उठाना था घर से घर, खेत में से घर, तो उसने क्या काम किया, अपना लकड़ी काटी और लकड़ी के पहिए उसने बना दिए। जो सबसे पहले पहिया प्रयुक्त हुआ था वो लकड़ी के ही प्रयुक्त हुआ था। 2 पहिए ऐसे लगा के उसने ऐसे एक फट्टी बनाई थी, और उसमें सबसे पहले किसी जानवर को न लगा के वो खुद ही ढोता था, है ना। बहुत पहले एक ऐड आता था, जंगलों का ऐड आता था मेंटोस टॉफी के नाम से, तो उसमें दिखाया हुआ है कि इंसान कैसे कैसे डेवलप हुआ, पहले बंदर था फिर खड़ा हुआ। मतलब टीवी सीरियल वाले भी कुछ भी दिखा देते हैं, लेकिन उसके अंदर ये चीज दिखाई हुई थी कि पहले इंसान खुद ही ढोता था, फिर उसे दिमाग में और ज्यादा विकसित हुआ कि क्यों ना मैं जानवरों का प्रयोग करूं। अब जब वो इसके अंदर जानवरों का प्रयोग करेगा, बैलगाड़ी के अंदर या अपने जो इसने गाड़ी बनाई इसके अंदर जानवरों का प्रयोग करेगा, तो जानवरों का प्रयोग करने के लिए उसे जानवरों को पालना पड़ेगा। तो पशुपालन भी यहां से शुरू हुआ। जब उसे पशु की आवश्यकता हुई तो उसने पशुपालन क्या करना शुरू कर दिया, और पशुपालन का भी हम सबसे पहला जिक्र नवपाषाण काल में ही देखते हैं, है ना। और सबसे पहले जो पशु पाला गया था, यानी कि पालतू जानवर किसे बनाया गया था इंसान ने, सबसे पहला जो जानवर था किसे बनाया था, हाँ पालतू जानवर कौन था सबसे पहला, कुत्ता। इंसान का सबसे पहला जो जानवर था जो पालतू बनाया था वो किसे बनाया था, कुत्ते को बनाया था। और कुत्ते के ही बारे में एक क्वेश्चन बहुत अच्छा मिलता है हमें कि बुर्ज होम पड़ता है कश्मीर के अंदर, है ना। कश्मीर में एक जगह है, वहां पे इंसान के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। यानी कि किसी इंसान की मृत्यु हो गई अगर, तो जो उसका पालतू कुत्ता था उसे उसके साथ दफनाने के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। ठीक है, ब्रीड होती है ना जो ब्रीड, वो बहुत कुछ दर्शाती है। और ये पूरा पाषाण काल जितना भी है हमारा, ये सब पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है, ये चीज ध्यान रखना। इसके कोई भी लिखित साक्ष्य, मैंने अभी बताया था ना शुरू में, इसके अंदर कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, ना कोई लिपि है। तो हमें इनके बारे में जानकारी कहां से मिली, जैसे मैंने अवधारणा बताई उसी तरह से अवधारणा हो सकती है कि आग का आविष्कार ऐसे हुआ होगा, फिर उसे जरूरत पड़ी मुझे लोड उठाना है तो पहिए का आविष्कार कर दिया। अब पहिए को चलाने के लिए उसे जानवरों को चाहिए होंगे तो पशुपालन उसने शुरू कर दिया। ठीक है, अब जब वो एक ही जगह रहकर अपना निवास स्थान बिता रहा है, निवास कर रहा है, एक ही जगह रहकर स्थायी पद्धति कर रहा है वो, तो क्या करेगा वो, उसने खेती बाड़ी शुरू कर दी कि अगर मुझे यहीं पे रहना है तो मुझे अपने खाने पीने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा, तो उसने खेती शुरू कर दी। तो नवपाषाण काल में हम देखते हैं कि पहिए का आविष्कार हुआ, खेती शुरू हुई, कर से शुरू हुई। और जब वो इंसान यहाँ पे सबसे पहले पत्थर फेंक के शिकार किया करता था, तब क्या किया उसने, आग का आविष्कार हो गया। तो आग का आविष्कार, पत्थर से पत्थर टकराने से आग का आविष्कार हो गया होगा, है ना। इसे मध्य पाषाण काल को एक चीज और कहते हैं कि ये पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में एक सेतु का कार्य करता है। सेतु होता है ना ब्रिज, इधर से 2 किनारों को जोड़ने का कार्य करता है सेतु। तो ठीक इन 2 काल को जोड़ने का काम कौन करता है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें प्राग ऐतिहासिक काल की, जो चीज मैंने आपको बताई कि इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। ठीक है, ये सब नोट्स आपको मिल जाएंगे। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। अवशेष हमें कहां से मिले, अवशेष कहां से मिलते हैं, पुरातात्विक से। पुरातात्विक क्या होता है, जो उत्खनन करते हैं, अवशेष मिलते हैं, उनसे हम पता करते हैं कि यहां से इसकी कार्बन डेटिंग कराते हैं, कार्बन डेटिंग C14 कराते हैं, है ना। कार्बन डेटिंग से हमें पता चलता है कि इस जीवाश्म की आयु कितनी पुरानी है, ये कब का है। हम देखते हैं ना कि अभी एक मुद्दे भी चल रहे थे ज्ञानवापी के और अयोध्या के अंदर जितने भी, उसके अंदर भी कार्बन डेटिंग हुई थी, है ना। ताजमहल की भी कार्बन डेटिंग हुई है। तो कार्बन डेटिंग से हमें कैसे पता चलता है कि ये कितना पुराना है। तो जितने भी जीव हैं सबके अंदर कार्बन पाया जाता है। जितनी भी लिविंग थिंग है हमारे अंदर भी कार्बन होता है ना।
तो कार्बन के अंदर जितने भी लिविंग है सब कार्बन से बने हुए हैं। तो इसी कार्बन की डेटिंग से हमें पता चलता है कि ये कार्बन कितना पुराना हो चुका अब तक। और उस कार्बन डेटिंग का जो फॉर्मूला होता है वो C14 का है। C14 के थ्रू, ये केमिस्ट्री का है एक टॉपिक अलग, तो ये उसके थ्रू पता करते हैं। इसमें जो मेन कार्य करता है वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट करता है, ठीक है ना। ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ASI की अपनी अलग अलग रिपोर्ट होती है। वो जो ASI की रिपोर्ट होती है वो सारी कार्बन डेटिंग पे ही डिपेंड करती है, जितनी भी हमारी अवशेष होते हैं, ठीक है। तो अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल दो खंडों में बांटा गया है, एक है पाषाण काल और एक है ताम्र काल। अब पाषाण काल वो काल होगा जिसके अंदर केवल क्या प्रयोग हुआ होगा, पाषाण का मतलब क्या बताया था मैंने अभी, पत्थर। तो पाषाण काल वो होगा जिसके अंदर केवल पत्थर इस्तेमाल हुआ होगा। ताम्र काल, ये इंपोर्टेंट है, ताम्र काल। ताम्र काल का मतलब यानी कि तांबा, है ना। इस तांबे से पहले किसी और धातु का नाम सुना अब तक तुमने, नहीं सुना ना। तो इंसान के द्वारा प्रयोग किए जाने वाली सबसे पहली धातु कौन सी थी, तांबा। वो यहां से निकलती है क्योंकि इस समय के लोगों को तांबे का हो गया था। इससे पहले जितने भी आपको हथियार मिलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, शायद होगा इसमें। यह है भीमबेटका की जितनी भी गुफा है, चित्रकारी है, ये उस समय की है जब पाषाण काल के अंदर लोग बाग शिकार किया उसने। शिकार करने के बाद वो खाली बैठे तो क्या करेगा, दीवारों पे पेंटिंग बनानी उसने शुरू कर दी, है ना। तो ये भीमबेटका जो यहाँ पर पड़ती है मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र में बॉर्डर पे है वो, तो ये उसकी चित्रकारी है। मानो वहां पे रहता है। सबसे पहली जानकारी हमें भीमबेटका से मिलती है, ठीक है। तो इसे हम नॉर्मली ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं एक बार पाषाण काल को, फिर हम हड़प्पा सभ्यता डीपली शुरू करेंगे क्योंकि टॉपिक के वाइज चलेंगे हम सिलेबस के हिसाब से। शायद इसमें नहीं है वो, मैं कल दिखा दूंगा आपको, एक बार बना के दिखा देता हूं मैं, है ना। है नहीं इसमें वो, ये क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें क्या था जितने भी पाषाण काल के अंदर हथियार उसने इस्तेमाल किए, कुल्हाड़ी हुई या छीनी हुई, वो सब क्या की थी, पत्थर की होती थी। किस चीज की होती थी वो, पत्थर की। और सबसे पहले जो कुल्हाड़ी बनी थी ना वो स्फटिक की होती थी, स्फटिक। ये शायद तुमने लुसेंट में भी पढ़ा होगा, पढ़ा है लुसेंट। स्फटिक एक पत्थर ही होता है एक तरह से, ठीक है। वो कुल्हाड़ी थी, जो पत्थर की कुल्हाड़ी बनी हुई थी, उस पत्थर को नाम दिया गया था स्फटिक, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके अंदर जितने भी हथियार इंसान ने यूज किए वो केवल किस चीज के बने हुए थे, पत्थर के। अब यहां पर आकर उसने क्या किया, तांबे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तांबे का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद उसने जानवरों को पालतू बनाया। सबसे पहला जानवर कौन सा था, कुत्ता। कुत्ते को उसने पालतू बनाया। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आदमी था, रॉबर्ट ब्रूस फुट, पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी इसने। यानी कि 1863 से पहले भारत के अंदर ये नहीं पता था कि पाषाण काल भी है ना। तो 1863 में क्या हुआ कि पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। यह भी क्या था, एक पुरातात्विकविद था और इतिहासकार था। जो पुरातात्विकविद होते हैं वो क्या काम करते हैं, उत्खनन करते रहते हैं कहीं पे भी, है ना। अभी हाल ही में 2018 के अंदर दोबारा से एक और उत्खनन हुआ था, सिंगोली, शायद सुना भी हो, हिस्ट्री ऑफ सिंगोली, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है। ठीक उसी तरह से साइट पे काम करते हैं, है ना। तो उस साइट के अंदर इन्हें किस चीज के अवशेष मिलते हैं, 1863 में पाषाण कालीन, यानी कि वहां पर पत्थरों से बनी हुई अलग अलग तरह की उन्हें आकृतियां मिली, हथियार मिले। तब उन्होंने उनकी कार्बन डेटिंग की, उन्होंने अंदाजा लगाया। फिर वहां से पाषाण कालीन इतिहास हमें मिला। उसके बाद भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना था ना, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जब इंडिया का बना था तो उसके सबसे प्रथम जो हेड थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने ही आर्कियोलॉजिकल हेड डिपार्टमेंट भारत के अंदर बनवाया था। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम वही आदमी है, जब हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं तो उत्तराखंड के इतिहास के अंदर भी इनका जिक्र आता है कि हरिद्वार के अंदर इन्होंने उत्खनन करवाए थे। यहाँ तक कि भादराबाद, ये हमारा भादराबाद पड़ता है यहीं पे, भादराबाद से भी हमें चित्रित धूसर मर्दभांड मिले हैं उत्तराखंड संस्कृति के, है ना। जब हम उत्तराखंड पढ़ेंगे तो आपको वहां पे भी इनका जिक्र देखने को मिलेगा। तो अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को आगे तीन भागों में मैंने बता दिया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल।
पूरा पाषाण काल इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय काल था, जिसकी अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12 लाख ईसा पूर्व। डेट यहाँ पर इंपोर्टेंट नहीं है ये वाली, क्योंकि ये डेट आपको हर जगह अलग अलग मिल जाएगी। वैसे ये एनसीईआरटी को ऑथेंटिकेट है, एनसीईआरटी को ही ऑथेंटिकेट मानता है एग्जामिनर। अगर कभी कंफ्यूजन हो, ग्रुप ऑप्शन आ जाए, तो हमेशा ऑप्शन वो लगा के आना जो एनसीईआरटी के अंदर मिले आपको, क्योंकि एग्जामिनर एनसीईआरटी को मेन ऑथेंटिकेट मानता है ना। तो इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था, मैंने बताया था, घुमक्कड़ जीवन था, शिकार करके भोजन संग्रह करता था, शिकार किया, इकट्ठा किया, कहीं पे भी गुफा मिली, कहीं पे भी जगह मिली, आश्रय मिला, वहां पे उसने बैठ के खा लिया। इस समय का मानव क्या था, खाना बदोश था। ठीक है, खाना बदोश का मतलब वो होता है कि खाना इकट्ठा किया और अपना एक जगह बैठ के खा रहा है। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज, और ये एक गलती थी, ये उसने जानबूझ के नहीं किया था, ये गलती से हुआ था, लेकिन वो आगे चलकर उसे ये नहीं पता था कि ये कितना बड़ा परिवर्तन कर सकती है। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए क्या करता था। ठीक है, इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। मैंने अभी दिखाई, भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले चित्र कहां पे मिलते हैं, सबसे प्राचीन भारत के अंदर भीमबेटका की गुफा में, है ना। ये वाले जो चित्र हैं ये भीमबेटका की गुफा हो गए हैं। अब इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। यह काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में संक्रमण काल। संक्रमण क्या होता है, फैलना। संक्रमण क्या होता है, एक तरह से फैलना। तो नवपाषाण काल का और इससे पहले कौन सा काल था, पुरापाषाण काल, है ना। तो पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच के अंदर का जो जितना भी डाटा था, जब वो यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा था, एक तरह से मतलब ये समझ लो सभ्यता जब आगे बढ़ती है तो उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो जो चेंजेस सबसे ज्यादा आए इस काल के अंदर और इस काल के अंदर के जो बीच का समय पीरियड था, उस काल को क्या कहा गया, मध्य पाषाण काल, यानी कि उन पाषाण काल के बीच का समय जहां पर इंसान ने स्ट्रगल ज्यादा किया, है ना। तो इस काल में मानव ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया। मैंने बताया था पशु करना, कुत्ते को सबसे पहले यहां पर उसने क्या किया, अपना पालतू बना लिया। इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का इस्तेमाल किया। इसे क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथिक। माइक्रो क्या होता है, माइक्रो एक बायोलॉजी का शब्द होता है, माइक्रो छोटा होता है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। तो माइक्रो का मतलब क्या था, अभी मैंने बताया था पेबल की शेप बना के दिखाई थी कुछ इस तरह से, है ना। अब उसने क्या कर दिया, इन पत्थरों को आगे से घिसना शुरू कर दिया, और जब वो घिसेगा तो क्या से बना दी उसने, ऐसे आगे से क्या बना दी वो, नुकीले। इन्हीं नुकीले को, यानी कि अब ये शेप छोटी हो गई, क्या हो गई, छोटी। इसी छोटी के आधार पर इसका क्या नाम लिखा गया, माइक्रोलिथ। क्या कहा गया इसे, माइक्रोलिथ। यानी कि ये वो एज है, ये वो काल है जिसे क्या कहा गया, माइक्रोलिथ भी कहा गया, है ना। क्योंकि इसने क्या किया, अब इंसान यहां पर क्या करता है, मिसाइल पद्धति का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अब जब ये नुकीला हो गया तो ये जब ये फेंक के मारेगा, कोई भी हम नुकीली चीज फेंक के मारते हैं तो एक जगह गड़ जाती है एकदम, है ना। हम किसी गोल चीज को मारेंगे वो नहीं गड़ती। तो इंसान ने अपने दिमाग को विकसित किया, उसने इसको छोटा किया और इसको फेंकना शुरू कर दिया, है ना। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कौन सा था, कुत्ता था। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का आरंभ होता है। इस काल की अवधि 1000 से 3000 ईसा पूर्व मानी गई। 3000 ईसा पूर्व यहाँ पर रखी गई है क्योंकि जो कुछ हमारे इतिहासकार हैं वो हड़प्पा सभ्यता को, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को 3000 मानते हैं। वैसे उसकी ऑथेंटिकेट जो डेट है वो 2500 से 1750 के आसपास रखी गई है ना। तो इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया। स्थायी आवास का मतलब अब मानव एक जगह रहकर स्थायी निवास अपना करने लगा। अब जब वो एक जगह रहेगा तो मैंने क्या बताया था, कृषि करना शुरू करेगा। तो इसी समय मानव ने क्या करना शुरू कर दिया, कृषि करना शुरू कर दिया। विविधित पशुपालन भी शुरू कर दिया। अब मैंने बताया था विधिवत पशुपालन कब शुरू होगा, यहाँ पे शुरू होगा। क्यों, मैंने बताया था अभी स्थायी हुआ, कृषि करेगा। कृषि करने के साथ साथ अब उसे लोड उठाना था, तो लोड उठाने के साथ उसने क्या कर दिया, जानवरों को पालना शुरू कर दिया। पहिए की खोज, कृषि करेगा, लोड उठाएगा तो पहिए की खोज चाहिए होगी, तो उसने पहिया बना दिया। तो यहाँ पे ये हमारा पाषाण काल इतना लगभग मोटा मोटा शुरू हो गया, खत्म हो गया। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जितने टॉपिक में यहाँ पे लिखे हैं ये लाइन, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। हमें साइट वगैरह से अभी इतना खास मतलब नहीं होगा। अब आता है ताम्र पाषाण काल, इसका दूसरा काल। अभी हमने पाषाण काल पढ़ा, तो अब ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हो गई। इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग भी करना शुरू कर देता। अब वो क्या करता, पत्थर के साथ तांबे को लगा देता था, है ना।
जो ब्लेड है ना, जो उस समय का तांबा है आज के तांबे से बहुत अलग हुआ करता था। ब्लेड होती है कब्र, ब्लेड क्या होती है? कब्र। तो उन कब्रों में आज भी जब हम उन्हें उत्खनन करते हैं तो उन कब्रों के जो पावे होते हैं ना कब्र के, उन पावों पर भी आज के टाइम में क्या है, ऐसे सभी पावों पर तांबा है, तांबा लिपटा हुआ है। इसी तांबे ने उन्हें आज तक सुरक्षित रखा। अगर वो धरती के अंदर इतने सालों से गड़े हुए थे, अगर लकड़ी होती सिंपल तो गल जाती, लेकिन इसी तांबे ने उन्हें आज तक सुरक्षित रखा और इसी तांबे की वजह से वो आज हमारी जानकारी में आ पाए हैं, है ना। अब है महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर बनाया था? कुत्ता। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की? तांबे की। सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की। खेती यानी कि फसल करेगा तो जौ और गेहूं की करेगा, ठीक है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ हमारा पड़ता है पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में, ठीक है। मेहरगढ़, ये पाकिस्तान का अगर ये नक्शा देख लो तो कुछ आउटलाइन मोटी मोटी ऐसे आती है। तो बलूचिस्तान का ये जो इलाका है यहाँ पर मेहरगढ़ पड़ता है। सिंधु घाटी के, मतलब सिंधु जो नदी है उसके उस पार जाकर मेहरगढ़ पड़ता है। यहाँ से प्राचीन साक्ष्य में मिले हैं किस चीज के? खेती के। विश्व के सबसे प्राचीन, सबसे पहली कृषि के जो साक्ष्य मिले थे वो हमें कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। ये रहा बुर्ज होम, मैंने अभी बताया था बुर्ज होम कश्मीर के अंदर। यहाँ पर मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहते थे, गर्तावास। गर्त आवास अगर वो पूछ ले कि क्या होता है, आवास मतलब रहना, गर्त मतलब गड्ढा, यानी कि गड्ढों के अंदर रहना। और यहीं से ही हमें क्या मिले थे? मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। क्योंकि कुत्ता उसके साथ बहुत अच्छे से रहता था, आज के टाइम में भी ऐसा ही है। तो उस समय अगर कोई मर जाता था और उसका साथ में कोई कुत्ता भी था, कुत्ता भी मर जाता था, तो उसको साथ में दफनाते थे। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। कोल्डी हवा से हमें सबसे पहले चावलों के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि जब वहां पे उत्खनन हुआ तो वहां से कुछ साक्ष्य किस चीज के मिले? चावल के। भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। भीमबेटका की गुफा में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण मिलता है भारत के अंदर। और अगर भारत के ही अंदर अगर वो पूछ ले कि मनुष्य संबंधी सबसे पहली जानकारी कहां से मिलती है, तो हमें मिलती है नर्मदा घाटी से, ठीक है। नर्मदा घाटी है जो, उसके पास से हमें मनुष्य संबंधी जानकारी मिलती है। अब ये कुछ क्वेश्चन है पिछले जो अभी तक हमने पढ़ाया उसी का ही रिवीजन करते हैं, है ना। पूछता हूं मैं आपसे, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। अभी हमने पढ़ाया हेरोडोटस। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? किसे? कनिंघम। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथ काल कहा गया? किस काल को? नवपाषाण काल नहीं, मध्य पाषाण काल। बताया था ना, मध्य पाषाण काल को। निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है? क्वेश्चन आ गया। यही क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ए पूरा पाषाण काल। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा। किस काल को माइक्रोलिथ काल कहा गया? वो फिर से क्वेश्चन आ गया, मध्य पाषाण काल। निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने, ये वही क्वेश्चन आ गया, दोबारा स्लाइड आ गई है। पहिए का आविष्कार किस कालखंड में हुआ? किसमें? नवपाषाण काल में। कहां पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? ये बुर्ज होम, कश्मीर के अंदर पड़ता है बुर्ज होम। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी के लिए, गुफाओं के अंदर शैल चित्र के लिए। तो यही इसमें से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यहां से हम इसको कवर कर लेते हैं। तो हम मंडे से शुरू करेंगे अपनी हड़प्पा सभ्यता, यूकेएसआई के सिलेबस के हिसाब से हम उसको देखेंगे। ये तो बेस था एक तरह से हिस्ट्री का। तो हम यूकेएसआई पे फोकस करते हुए हम हड़प्पा सभ्यता, उसकी खोज किस तरह से हुई, दयाराम साहनी ने कैसे कैसे किया, दयाराम साहनी से पहले कौन था, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें हम हड़प्पा सभ्यता के अंदर देखने वाले हैं। तो हम मंडे से शुरू करेंगे हड़प्पा सभ्यता। धन्यवाद।